Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Myra Zafar. मैं ASK की तरफ से क्लिनिकल न्यूट्रिशंस में डिप्लोमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका एक फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट हमें हमारी टीचर ने बनाने का मौका दिया और जिसके लिए अब हम उस फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। ASKF के बारे में मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ASKF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ हमने इसमें सीखा जो कि हमने इससे पहले नहीं सीखा था, और इनका टीचिंग का एक तरीका, समझाने का तरीका और तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ASKF की तरफ से। अगर मुझे दोबारा कोई कोर्स करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं दोबारा इस ASKF की प्लेटफॉर्म पे दोबारा कोई कोर्स करूँगी। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है ये। जिस थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देते चलूँ इससे पहले कि मेरी क्वालिफिकेशन MSc होल्डर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और चूँकि मेरी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मैंने मास्टर्स किया है तो मुझे एज अ न्यूट्रिशन के बारे में जानना, समझना और भी इस पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। यही वजह थी कि मैंने ये डिप्लोमा सेलेक्ट किया और फिर मैं इनकी स्टूडेंट बनी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरा आज का टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और आपको बताऊँगी। तो तमाम चीज़ें मैंने समझी, सीखी और रिसर्च की तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। माई टॉपिक इज़ अबाउट न्यूट्रिशनल अप्रोचेस टू कम्बैट माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज। कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज में ऐसा हम कौन सी न्यूट्रिशनल अपनी न्यूट्रिएंट्स ऐड करके इस डिफिशिएंसीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज अपना के हम इस डिफिशिएंसी से छुटकारा पा सकते हैं, हम इसके बारे में आज मैं आपको अवेयर करूँगी। जितनी नॉलेज मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में हासिल की मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं एज अ न्यूट्रिशन के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हमें ये बात सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किसी भी डिफिशिएंसीज, न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसीज के बारे में बात करें, हमें ये बात पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी वे होती है जो कि प्रोवाइडिंग एंड ऑब्टेनिंग द फूड, जो से हम ऑब्टेन या हासिल करते हैं फूड, वो एज अ न्यूट्रिशन हम उसको डिफाइन करते हैं। और यकीनन वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर हम इसके एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो हमारी ओवरऑल वर्ल्ड में तकरीबन 3 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज का शिकार हैं, और स्पेशली वहाँ जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें पता ही नहीं होता, वो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं होते कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्या है और वो इसका शिकार हो चुके हैं, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान एक एज ह्यूमन इंडिविजुअल पोटेंशियल पे होता है। कि जब माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हमारे ओवरऑल हेल्थ पे एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन पोटेंशियल पे इफेक्ट करती है तो ऑफ कोर्स वो सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे भी उसका असर होता है। हमारी बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है हम इस पे अपनाते हैं कि हम इसकी डेफिशिएंसीज को पूरी कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिस पे हम इसको पूरी तरीके से फूड में अवेयर नहीं कर पाते, और कहीं हमारा बजट ही नहीं अलाउ करता कि हम इस तरीके की फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकें अपने एज अ न्यूट्रिएंट से, तमाम जो हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इंट्रोडक्शन की बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रिशन का बताया कि न्यूट्रिशन एक वे है, एक प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि हम जिससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। यहाँ पे हम फूड की बात नहीं करेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन ये अलग अलग चीज़ें। फूड एक ग़िज़ा है और दूसरी चीज़ है ग़िज़ाइयत, या हम ग़िज़ाइयत के ऊपर बात करेंगे। इसी में अगर हम देखा जाए कि न्यूट्रिशन हमारी क्यों ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन, तो हम इसके एस्पेक्ट के बारे में देखें तो हमारी ग्रोथ, हमारी मेंटेनेंस और हमारी रिपेयर। न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट करती है ग़िज़ाइयत, जो कि हमारी ग्रोथ पे और हमारी टोटल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पे असर करती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारी मेंटेनेंस। ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं हमारी पूरी बॉडी जो हमारी फंक्शन में हेल्प करती है, जिसकी कमी या लैकनेस की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन अच्छा नहीं कर पाती। नंबर 3 ये हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। हमारे क्या रिपेयर करती है, हमारे टिश्यू रिपेयर करती है, हमारी हीलिंग प्रोसेस को अच्छा करती है, हमारी वुंड जो हीलिंग प्रोसेस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन तमाम चीज़ों पे इफेक्ट करती है, पॉजिटिव इफेक्ट। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने सबसे पहले बात की कि एक ऐसी वे है, प्रोसेस है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं या ऑब्टेनिंग करते हैं फूड को। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके की होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी प्राइमरी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्राइमरी होते हैं लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसकी अवेयरनेस हमें बहुत कम होती है। हमारी पब्लिक में इतनी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। हम इस पूरे टॉपिक में इंशाल्लाह हम यही कवर करेंगे कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका कितना इनटेक हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, और ऐसी कौन सी वजूहात, साइन होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये पहचान सके कि हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और हमारी बॉडी नीड कर रही है, ज़रूरत है उसको कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकें। सो लेट्स बिगिन। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। अगर हमारी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी तो ऑफकोर्स हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एनर्जी प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी और हमारी बॉडी को फंक्शन करती है, हमारी बॉडी अच्छा फंक्शन करती है अगर हमारी तक कंप्लीट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल होते हैं। हमारी ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी बात की, हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, रिपेयर करती है। जब हम रात में सोते हैं तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी हील अप हो रही होती है, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत होती है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में वो इनफ और एडिक्वेट अमाउंट में मौजूद होते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारी बॉडी जल्दी हील अप करती है और हमारी बॉडी रिपेयर करती है और सपोर्ट करती है अपने टिश्यू, हमारी टिश्यूज़ को रिपेयर करने में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने बताया विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे विटामिन्स में से भी कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट जो है बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से तमाम वो विटामिन जिसको मैंने कवर अप किया है और मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि विटामिन 1 से लेकर विटामिन B12 तक पाए जाते हैं। विटामिन ए में फूड जो हम अपनी बॉडी में इनटेक हम कर सकते हैं वो है कैरेट, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड चीज़ एंड क्रीम। ये विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी रिच इन सोर्स होती है। और विटामिन सी तमाम सिट्रस फ्रूट्स में होता है, पेपर्स में होता है और वेजिटेबल्स भी होती हैं जिसमें विटामिन सी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है।
वाइटामिन्स के लीवी ग्रीन वेजिटेबल्स है, और जितनी भी हमारी अच्छी लीवी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है इसमें विटामिन के की भरपूर एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में हमारी सबसे ज़्यादा मीट और लीवी ग्रीन्स। मीट है जितना भी आप इनटेक आपका तो कम से कम 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में होना चाहिए, जिससे हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो वन विटामिन बी 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक है, उन तमाम तर न्यूट्रिएंट्स हमारी मुकम्मल हो जाती है। देन हम मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में हमारे पास आते हैं आयरन। आयरन जो होता है वो लीवी ग्रीन में होता है, स्पेनिश में होता है, वाइट बीन्स में मौजूद होता है, और ऑल्सो आयरन इज प्रेजेंट इन लिवर सोर्स ऑफ एनिमल्स। अगर हम बात की जाए तो भरपूर होता है। नंबर 2 मिनरल्स में कैल्शियम जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, ब्रोकली, और कैल्शियम आप डेली कहते हैं ना कि 1 ग्लास दूध आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेली आप 1 ग्लास दूध इंटेक करें, और उससे आपकी नींद भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन होता है इसमें। उसको दूध को आप 1 ग्लास रात में जब लेते हैं तो आपकी नींद भी बहुत बेहतर होती है इससे। पोटेशियम आपके बनानास, लैंथल्स जितने भी हैं उसमें पोटेशियम मौजूद होता है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन एंड मिनरल्स आर टू ब्रॉड कैटेगरीज इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं सब कैटेगरीज में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड मिनरल्स सब कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि सब कैटेगरी है विटामिन की, जो कि नाम से ही जाहिर है कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, आराम से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इजीली। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, ये एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं बॉडी से हमारे फॉरन, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये अपनी शेप भी लूज कर देते हैं, ये शेप मेंटेन नहीं रख पाते। नॉर्मल ये वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी 1 जो बी 12 के तमाम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनका इंटेक भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कम अमाउंट में इनका विटामिन का इंटेक होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो उसके मुकाबले में फैट में सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से ये इतनी जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं होते और ये अपनी शेप को भी मेंटेन रखते हैं। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आ जाते हैं। अब अगर मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स में भी सब कैटेगरीज मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, अब ये डिस्क्राइब भी हो गया है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अगर नेम सजेस्ट किए जाए तो सेम विटामिन सी, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, 6 एंड ऑनवर्ड बी 12 तक। ये तमाम जो विटामिन सी के आगे लिखे गए बेल पेपर, सिट्रस में मौजूद होते हैं। फिश, होल ग्रेन, मिल्क, एग, बीन, सैल्मन, या आप ले सकते हैं मशरूम, एवोकाडो, मिल्क, potatoes, eggs, Spanish, beef, black eyed pea, and calm and fish. नहीं, calm से नहीं, only fish. You can take. ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो कि जल्दी बॉडीज में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं इस वजह से। और वो हमारे यूरिन, जब भी हम यूरिन एक्सक्रीट आउट बहुत इजीली हो जाते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी को नीड होती है कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमारी डेली इनटेक की इसकी नीड होती है। तो आप डेली इनटेक में ये तमाम चीज़ें जो मैं यहाँ पे मेंशन है, आप ये इनटेक करनी चाहिए आपको, ताकि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बच सकें। फैट सॉल्युबल विटामिन वाटर सॉल्युबल के मुकाबले में जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते इतनी जल्दी वाटर में, और ये हाईली सॉल्युबल होते हैं फैट में, जिसके लिस्ट भी नीचे दी गई है। माइक्रो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, एंड सोडियम एंड पोटेशियम। ये फिर भी थोड़ा सा लार्ज अमाउंट इसकी नीड होती है अकॉर्डिंग टू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड विटामिन्स के लिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये तमाम एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। नॉर्मली
केमिकल कंपाउंड्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनते हैं, जो कि हमारी ऑफ कोर्स सारी मैंने आपको बात बताई नॉर्मल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा अमाउंट की हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इसकी डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी जो है क्योंकि इसको तैयार नहीं कर सकती खुद से, तो इस वजह से हमारा इनका इनटेक डेली बेसिस पे करना ज़रूरी होता है। माइक्रो मिनरल्स में आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें ऑल फूड कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉमन फूड्स में जो कि हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में हम खाते भी होंगे और हमें अब उसके बारे में और पता भी चल जाएगा, जिसके बेनिफिट्स भी हमें पता चल जाएंगे, तो हम और भी अच्छे से इसको इंटेक अपनी डेली लाइफ में करेंगे। कैल्शियम, मिल्क, योगर्ट, स्पेनिश, विटामिन B12, बीफ, जैसे बताया मैंने, बीफ है, उसमें लिवर भी है, फिश है, चीज़ है, एग है, ये आपका इंटेक डेली बेसिस पे होना चाहिए। जिंक, बीफ, कैश्यू, बीन्स एंड पोटेशियम, बनानास, स्पेनिश, पोटैटोज, एप्रिकॉट एंड विटामिन सी, जितने भी सिट्रिक एसिड फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, पेपर होता है, ब्रोकली, बनानास, ये इस विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे हम जाके इसको पढ़ेंगे कि क्यों हेल्पफुल है। ये तमाम जो है एक स्ट्रेटजीज हैं, यूँ समझ लीजिए, जो कि हमें डेली बेसिस पे इंटेक करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारा एम क्या है इन तमाम चीज़ों को पढ़ने का, तो हमारा एम ऑफ रिव्यू है कि हम तमाम उन डेफिशिएंसीज को फूड सिस्टम से जो कि लीड करती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माल न्यूट्रिशंस, जो कि उसकी तमाम डिफिशेंसीज को मालूम करें और उसके स्ट्रैटेजीज एवेल्युएट करें कि और उसकी प्रिवेंशन, उससे बचा कैसे जा सकता है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये सारी डिफिशेंसीज पता हो, और सेकेंडली हमारी इसकी स्ट्रैटेजीज भी पता हो कि हम इसको क्या ऐसी इनटेक करें डेली बेसिस पे, और इससे इन तमाम चीज़ों से हम बच भी कैसे सकते हैं, वो हम आगे भी इसको भी डिस्कस करेंगे। द एम ऑफ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। These are also strategies, nutritional approaches जो कॉम्पैक्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से हम कैसे बच सकते हैं। डाइटरी अप्रोचेस, सबसे पहले डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, इनकरेज कंजप्शन, हमारी इनकरेज करना चाहिए कंजम्पशन ऑफ वैरायटी ऑफ होल अनप्रोसेस्ड फूड। इंक्रीज फ्रूट वेजिटेबल इनटेक डेली बेसिस पे, जिसमें रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इंक्लूड एनिमल सोर्सेज फूड लाइक लिवर एंड मीट, और जैसे आप कोई भी हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ये ज़रूर इनटेक करना चाहिए कोई भी एनिमल सोर्सेज का। आप काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं कहते हैं हमें ये नहीं पसंद, हमें लिवर नहीं पसंद, लेकिन फिर वो रिच सोर्स भी तो उसमें ही होता है ना, तो कोई बात नहीं, आप उसकी कुछ और किसी और तरीके से फिर आप उसको इनटेक कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार ये बहुत ज़रूरी होता है। रिच इन आयरन, जिंक एंड विटामिन B12 एनिमल सोर्सेज फूड में होता है। होल ग्रेन और लेग्यूम्स में भी रिच इन आयरन, जिंक एंड विटामिन बी मौजूद होता है। फोर्टिफिकेशन अप्रोचेस में फूड फोर्टिफिकेशन एड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्टेपल फूड लाइक फ्लोर, राइस, शुगर। बायोफोर्टिफिकेशन में ब्रेड, क्रॉप्स आर नेचुरली रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सप्लीमेंटेशन में प्रोवाइड टारगेटेड सप्लीमेंट टू वल्नरेबल पॉपुलेशन, कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि हम खुद से ऐड करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हमारी मौजूद नहीं होती नेचुरल, हम उसमें खुद से जो ऐड करके एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी सबसे आखिर में आती है। अगर हम फूड से वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाते तो फिर इन द एंड हमारा लास्ट जो होता है वो सप्लीमेंट ही रह जाता है। स्पेसिफिक अप्रोचेस हमारी क्या है? आयरन, इंक्रीज आयरन इनटेक थ्रू एनिमल सोर्सेज, फूड, फोर्टिफाइड सीरियल एंड सप्लीमेंट, जिससे हमारी आयरन इनटेक पूरी हो जाएगी। विटामिन ए, इंक्रीज विटामिन ए इनटेक थ्रू कैसे? स्वीट पोटैटोज होते हैं, कैरेट्स होते हैं, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जिससे आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है एंड बेनिफिशियल ऑल्सो। जिंक इंक्रीज zinc intake through animal source food, fortified cereals and supplements also.
आयोडीन, आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिससे थायराइड की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा आयोडीन हेल्पफुल है। अगर खुदा ना खास्ता आयोडीन की कमी हो तो हम थायराइड के पेशेंट बन जाते हैं, जिसमें हाइपो और हाइपर दोनों के केस आते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंक्रीज ऑफ आयोडीन इनटेक थ्रू आयोडाइज सॉल्ट ऑफ कोर्स एंड सप्लीमेंट इन द एंड आपका सप्लीमेंट्स भी हर तरीके के मौजूद हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, जिनके में अगर हमारी फूड से नहीं हो पा रही तो फिर हमारी नीड, हमारी इंटेक हम इतनी अच्छी नहीं रखते, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, या फिर एक और बात हो कि हमारी कॉस्ट की वजह से कि हम उसमें उसको बाई नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है, तो फिर वो इन द एंड हम सप्लीमेंट की तरफ मूव करते हैं। ये सारी न्यूट्रिशनल अप्रोचेस के बाद मैं आपको अब ये बताना चाहूँगी कि हमारी ये तमाम विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका इनटेक कितना होना चाहिए। जैसे अभी हमने सारी क्या क्या हमें कौन कौन सी चीज़ों में कौन से विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कौन कौन सी वो फूड हैं जो हम डेली बेसिस पे इंटेक कर सकते हैं, और हमें हाउ मच, कितनी कितनी हमें ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम डेली इनटेक की विटामिन्स की बात करें तो बायोटीन, जो कि बी कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने बात की थी एनिमल सोर्सेज और तमाम लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, 30 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम हमें डेली इनटेक इसका होना चाहिए। और तमाम सोर्सेज मैंने आपको बताई जिसमें है मौजूद हैं। फोलेट बी कॉम्प्लेक्स 400 mg हमें ज़रूरत होती है डेली इनटेक की। विटामिन ए 600 mg इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन B1 थायामाइन 1.4 mg इसमें डेली इनटेक है, होना चाहिए। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन 1.6 मिलीग्राम इसका इनटेक होना चाहिए। विटामिन B3 नायसिन 18 मिलीग्राम एंड विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड 6 mg डेली इनटेक इसका होना चाहिए। विटामिन B6 पायरिडॉक्साइन 2 mg इंटेक होना चाहिए। विटामिन B12 कोबालामाइन 6 mg। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड 75 mg डेली इंटेक होना चाहिए। विटामिन डी पॉलीकैल्सिफेरॉल 5 mg तक उसका इंटेक होना चाहिए हमारी विटामिन के। और विटामिन ई टोकोफेरॉल 10 mg। और लास्ट में हमारा आता है विटामिन के 80 mg तक इसका इंटेक हमारी डेली इंटेक हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में बोरोन जो लेस देन 20 mg, कैल्शियम 1000 mg एंड क्लोरीन 3400 mg इन क्लोराइड फॉर्म में। क्रोमियम 120 mg मिनरल्स में इसका हमारे डेली इंटेक होना चाहिए। कॉपर 2 mg इसका डेली इंटेक होगा। फ्लोराइन 3 to 5 mg, iodine 150 mg, iron 15 mg, only 15 mg, magnesium 350 mg, manganese 5 mg, and nickel less than 1 mg, phosphorus 1000 mg, potassium 3500 mg, and sodium 2400 mg इसका डेली इंटेक होना चाहिए। लास्ट में हम जिंक की बात करें तो 15 mg इंटेक होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बारे में कितना इंटेक होना चाहिए और कौन कौन से इसके सोर्सेज हमने डिस्कस किया। अब इन तमाम चीज़ों की अगर इंटेक और एडिक्वेट अमाउंट हमारी डेली लाइफ में अगर नहीं हो तो इससे कौन कौन सी, इसकी डिफिशेंसी से कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स या डिजीज़ रोनुमा होती है जिसका हम शिकार होते हैं। वो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, अगर हमारी ये अच्छी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो तो हमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, ब्लॉटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज इम्यून सिस्टम, ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम बूस्टर है ये न्यूट्रिशन, हमारा जो सुपर पावर कहलाती है न्यूट्रिशन, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और अगर ये इसकी डिफिशिएंसी हो तो ऑफकोर्स हमारा इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, इसमें डायरिया आ जाता है। नॉर्मल जिंक की कमी से कहा जाता है डायरिया, और जिंक की कमी को फॉरन डॉक्टर भी इसी चीज़ का ही कहते हैं कि आप सारी जिंक वाली चीज़ें खाएं, डाइट लें तो आप डायरिया से आप और
जितनी पेट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप छुटकारा हासिल करेंगे। इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें खाने का ही नहीं दिल चाहता, मसल्स क्रैम्पिंग होती हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये तमाम हमारी मिनरल्स डिफिशिएंसीज के सिम्टम्स होते हैं। नंबसनेस एंड इन एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिटीज में चले जाता है कि आपकी इतनी ज़्यादा वीक बोन हो जाती हैं और आप इतने थके थके रहने लग जाते हैं कि आप सोचते हैं कि आज तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, फिर भी इवन कि आप सो के उठते हैं और फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत थके हुए हैं। तो ये तमाम आप में इसका मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की आप में कमी है। ओके, इसी के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जब हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज होती हैं तो हमें ये हमारी कौन बताएगा कि हमें इस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा जवाब ये है कि हमारी खुद बॉडी हमसे कम्युनिकेट करती है, हमसे हमें खुद बता रही होती है कि हम मुझे इस चीज़ की नीड है और वो सिम्टम्स दे रही होती हैं। हमें क्या करना है कि हमें उन सिम्टम्स को पहचानना है कि ये सिम्टम्स इसकी कमी की तरफ इशारा है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्लो हीलिंग ऑफ वुंड। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड जो सबसे पहला हमारा सिस्टम, हमारा हेल्थ में अगर हमें कोई इंजरी होती है तो हमारा वो हील अप नहीं हो पाता। तो स्लो हीलिंग ऑफ वुंड में रिपेयर करने की एक ऐसी ताकत रखी होती है जो कि हमारी ऑप्टिमल हीलिंग वुंड को अच्छा करता है। अगर हमारी अच्छी न्यूट्रिशन की डाइट, हमारी अच्छी न्यूट्रिशन की रिक्वायर्ड होती है कि वो हमारी हीलिंग वुंड को, ऑप्टिमल हीलिंग वुंड को हील कर सके। अगर हमारा कोई भी वुंड लेट्स सपोज लेट हील अप हो रहा है तो ये पुअर न्यूट्रिएंट्स का साइन है, उसकी वजह से हो रहा है। हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वो उसमें प्योर न्यूट्रिएंट्स में वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, वो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन जिंक की वजह से हमें पुअर हीलिंग ऑफ वुंड हो जाता है। स्किन हेल्दी रखने, इन्फेक्शन से फाइट करने में ये तमाम विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक अगर इसकी कमी नहीं है तो ये हेल्प करते हैं हमारी स्किन को हेल्दी रखने में और किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में। विटामिन सी सिंथेसिस ऑफ कोलेजन भी होता है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन इज लाइक अ प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे किसी भी किस्म का वुंड हो, ठीक है, तो उसमें वो एज अ कोलेजन जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये हेल्प करता है न्यू ब्लड वेजल्स फॉर्म करने में, मतलब इट हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू ब्लड वेजल्स। बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो वो हीलिंग प्रोसेस ऑलरेडी डिले होने लगता है, डिले हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें ये बात पता होना चाहिए कि हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से हमें वुंड जो हमारा है वो हील अप नहीं हो पा रहा जल्दी। नंबर 2, ब्लीडिंग गम्स। हमारी ब्लीडिंग होने लगती है गम से, क्यों? क्योंकि इसमें भी लैक ऑफ विटामिन सी होती की लैकनेस लैक हमारी डिफिशिएंसी होती है। कोलेजन जो होता है वो प्रोडक्शन, कोलेजन की प्रोडक्शन जो होती है वो डिस्ट्रप्टेड हो जाती है। कोलेजन प्रोवाइड, जैसे कि हमें हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोलेजन। कोलेजन जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है कि जब किसी भी बिल्डिंग के लिए एक सरिया, जब सबसे पहले हम लोग एक ज़ाहिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सरिया होता है, उसके ऊपर फिर हमारी एक बिल्डिंग खड़ी होती है लाइक अ पिलर। तो कोलेजन बिल्कुल हमारी बॉडी के लिए ऐसे ही काम करता है, जो कि ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए स्ट्रक्चर करता है बल्कि उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। विटामिन सी की कमी हो तो गम्स में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो जब वो वीक हो जाते हैं, लेस स्टेबल हो जाते हैं, तो इस वीकनेस की वजह से गम में प्रेजेंट जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो इजीली डैमेज और रप्चर हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इट्स ऑल्सो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इनमें से काफ़ी सिम्टम्स आप में भी अपने नोट करेंगी कि मुझे काफ़ी ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स पे ये डिफिशिएंसी की तरफ आप जा रहे हैं। सिट्रस फ्रूट्स आप इसमें कंज्यूम करना चाहिए। सबसे इजीली और प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो यही होता है कि आप अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स
का कंज्यूम करें, कंज्यूम करना चाहिए। उसमें आप कैबेज भी ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, विटामिन सी इसमें रिच इन सोर्स होते हैं। वुंड हीलिंग स्लो प्रोसेस होना अंडरलाइन डिजीज की वजह से भी हो सकता है, कि खुदा ना खास्ता ये ज़रूरी नहीं, आप इसको डॉक्टर से भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज ऑफ कोर्स इज वन ऑफ देम के ये तो है ही है, लेकिन फिर भी अगर आप बॉर्डर लाइन पे है, अगर आप ये बार बार आपको वुंड हीलिंग नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स आप न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज तो आपको है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। अगर आपका वुंड हीलिंग स्लो है, आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी कंसल्ट करें, कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे वो एडवाइस आप उनसे ले सकते हैं। नंबर थर्ड, सिम्टम जो कि हमारी ड्राई आईज एंड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपकी आंखें आप अपने आप से मॉइस्चराइज और कंफर्टेबल रखने के लिए, अपने आप को मॉइस्चराइज और कंफर्टेबल रखने के लिए इनफ टीयर्स प्रोड्यूस ना करें, तो उसे ड्राई आइज कहते हैं। जैसे कि अगर आप वो टीयर्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रही और कि वो कंफर्टेबल ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये ड्राई आइनेस की तरफ इशारा है, और इस वन ऑफ मोस्ट कॉमन आई कंडीशन में से ये एक है। एक इस वक्त जब हमारी खुदारा खास्ता ड्राई आइनस के जो पेशेंट शिकार होते हैं, उन्हें पता होता है फिर कि एक बूंद आंसू की क्या कीमत होती है, बेशक, लेकिन ये वही समझ सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप ड्राई आइज से सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको विटामिन ए की डिमांड कर रही है आपकी बॉडी, ये सिम्टम के साथ, कि ये साइन आपको ये बता रहा है कि विटामिन ए की ज़रूरत है आपकी बॉडी में, आपको विटामिन ए का इंटेक अच्छा रखना चाहिए। अब आप रात में कहीं दूसरा इसका एक कम रोशनी में के इन्वायरमेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप देख नहीं पाते, ये भी विटामिन ए की कमी की सिग्नल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं और जहाँ पे अंधेरा हो और वहाँ पे आप सही से इतना देख भी नहीं पाते, तो मुश्किल हो रही होती है बहुत, तो वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। Vitamin A is most important for our eye health, of course. के ड्राई आइज और जो अनकंफर्टेबल आइज को चेक कराना ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप ऐसे नहीं, आपको डॉक्टर से भी आपको इसका मशवरा करना चाहिए, लेकिन एक एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन ए का सप्लीमेंट आप इंटेक अगर हो रहा है, तो हो रहा है या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को चेक करें। इसमें आप घर में अगर बात करें विटामिन ए की, तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो विटामिन ए 2 मौजूद होता है वो घी में होता है, जो कि घर में मौजूद होता है, देसी घी, जो इसमें भी रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है। ये आपको इनटेक करने से विटामिन ए ऑफ कोर्स इसकी डिफिशिएंसी से आप छुटकारा पा लेंगे। अगर आप विटामिन ए कंज्यूम कर रहे हैं और फिर भी ड्राई आइज और नाइट ब्लाइंडनेस का इशू आ रहा है, तो ये आपकी बॉडी में विटामिन ए जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ये भी रीज़न हो सकता है। अगर आप विटामिन ए आपको पता है भी आप अच्छी उसमें ले रहे हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लेकिन आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, और तो यकीनन फिर वो आप ये एक बात हो सकती है कि आपका विटामिन ए जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। फिर जो प्रॉब्लम अगर आप देखे जाए, तो आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, आपकी गट हेल्थ जो है ना आपकी नॉर्मल नहीं है। फिर आपको ऐसे में कुछ फाइबर अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, और आपको सख्ती से अवॉइड करना चाहिए प्रोसीड फूड से। अगर आप बहुत ज़्यादा आदी हैं प्रोसीड फूड के, और अगर पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको कम कर दें कम से कम, because remember as we know that the root to health is always directly connected to the stomach. नंबर 4 सिम्टम जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी के होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स ट्विचिंग। इसके में क्या होता है कि कभी हम
बहुत से मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमारी आँखें जो होती हैं वो कोई भी एक आँख जो होती है वो फड़फड़ाने लग जाती है और हम उसमें कुछ लोग नहीं बल्कि काफ़ी लोग का ये कहना होता है कि ये तो कोई बुरे होने की अलामत है या फिर कुछ अच्छा होने की अलामत है। लेकिन अगर आप मेरी मेरी माने तो इसमें बुरा ही होता है क्योंकि आप में कोई ना कोई आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि आप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। बुरा इस लिहाज से नहीं कि दिस इज कंसीडर्ड बैड हैपन, नहीं, इस लिहाज से बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि ऐसे मोर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है टू बी स्पेसिफिक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑफ कोर्स कैल्शियम इज सपोर्ट प्रॉपर मसल्स फंक्शन। मसल्स फंक्शन में जैसे हमारी कैल्शियम हेल्प करता है सबसे ज्यादा। कैल्शियम डिफिशिएंसी को सबसे पहले कैल्शियम डिफिशिएंसी जब हम फेस कर रहे होते हैं तो इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। कैल्शियम डिफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम डिफिशिएंसी ये दोनों ये से हमें ये प्रॉब्लम फेस होती है, ये दोनों के सिम्टम्स हैं। असल में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैग्नीशियम एक तरीके से कैल्शियम पे यूं समझ लें कि सवारी होती है, बहुत दोस्त होता है। यूं समझ लें जैसे कि ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्या होते हैं, नर्व और हमारे मसल्स फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से कि मैग्नीशियम कैल्शियम को सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ट्रैवल करता है अपने साथ ही, तो ये दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चल रही होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसलिए इनको अगर हम दोस्त कहें या एक दूसरे मैग्नीशियम की सवारी कहें कैल्शियम को, तो ये गलत नहीं होगा। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए आप ऑफ कोर्स डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं फॉर कैल्शियम डिफिशिएंसी अगर आपको है तो। और दूसरी चीज़ आप जो कि एक और इसमें चीज़ होती है विटामिन सी, आंवला, जिसमें विटामिन सी के साथ आयरन और कैल्शियम रिच इन सोर्स होता है। अगर आप आंवला डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, आपको खट्टा लग रहा है, तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसके इनटेक कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली ये कि विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब कि विटामिन डी जो है एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि कैल्शियम को समझ रहे हैं एब्जॉर्ब कर। अगर आप कैल्शियम का इंटेक आपका अच्छा है लेकिन विटामिन का इंटेक आपका अच्छा नहीं है तो आपकी कभी भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आपकी जो सिम्टम्स हैं, जो आपकी तकलीफ है वो दूर नहीं होगी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है, हमारी जो हमें पेन्स होते हैं, जो हम जिस सिम्टम्स में तकलीफ में मौजूद होते हैं, जो वो तमाम चीज़ों से फिर हमारी ऑफकोर्स बोन्स, हमारी हड्डियाँ, आपको पता है कि इसमें आजकल तो बहुत आम है छोटे छोटे बच्चों की, तो ऑफकोर्स विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, लेकिन हमें इन दोनों की बहुत बैलेंस डाइट इनटेक लेना चाहिए। ये नहीं कि कैल्शियम ही ले लें तो विटामिन डी नहीं, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ऑफकोर्स कैल्शियम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है, और अगर विटामिन डी कम है तो ऑफकोर्स फिर ये बहुत बड़ा इश्यू होता है आजकल के दौर में। या फिर आप सनलाइट जो एक्सपोजर होता है, जब हमारा सनराइज होता है सुबह, तो उसमें आप उसकी बहुत अच्छा विटामिन डी सोर्स होती है, जो ये सबसे अच्छा जो होता है हमारे सनलाइट का होता है विटामिन डी, हम वहाँ से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। 15 to 20 मिनट या बहुत हुआ तो 15 मिनट तक के आप सनलाइट में बैठ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको बहुत सीवियर अगर प्रॉब्लम है इन तमाम चीज़ें इनटेक करने के बावजूद भी, तो आप ऑफकोर्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी से बचने के बहुत आसान तरीके, सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम इनटेक, आलमंड्स, कैश्यू, पम्पकिन सीड एंड होल ग्रेन नट सीड। मैग्नीशियम इसमें रिच सोर्स में मौजूद होता है, जिसकी कमी को इनटेक करके हम अपने जिस्म से मैग्नीशियम की कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, नंबर नेक्स्ट, मूड स्विंग एंड टाइटनेस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में आजकल तो देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है। ये हर घर की प्रॉब्लम है कि मूड स्विंग होता है, टाइटनेस होती है। वाई? तो ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की वजह हो सकती है, जिस पे हम बात करें।
अब फॉर सपोज एक बंदा अपनी नींद पूरी कर रहा है, उस नींद पूरी करने के बावजूद भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप सो के उठते हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी ये साइन कर रही है कि आप में विटामिन B12 की कमी है। आपको विटामिन B12 नीड है, रिक्वायर्ड है कि एडिक्वेट अमाउंट में आप विटामिन B12 अपनी बॉडी में इंटेक करें। विटामिन B12 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीसीज की फॉर्मेशन में, की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। कैसे? इसकी डिफिशियंसी से ब्लड में, अगर आपको विटामिन B12 कम होगा तो ऑफकोर्स इसकी डिफिशियंसी ब्लड में ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज जो होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। ऑक्सीजन की कमी बहुत मायने रखती है, जो कि हमारे आरबीसीज में स्टोर होती है। आरबीसीज में जो होते हैं वो होमोग्लोबिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आपको विटामिन B12 की जितनी भी आपकी एनिमल सोर्सेज का में मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तमाम आपकी कमी आपकी बॉडी में पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी फंक्शन, आपको विटामिन B12 कम होगा, आपकी ब्लड फॉर्मेशन कम होगी, आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होगी, और उसके बाद फिर आपका मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन के आप शिकार तक हो सकते हैं इस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। तो दिस इज वेरी मोर इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल nutrients we can say in our body and in also in our life. नंबर 6, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये तो बहुत ही आम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में। अब आप ये देखेंगे छोटा सा एक बच्चा जो स्कूल जा रहा होता है, आजकल के वक्त में उसके भी ग्रे हेयर्स हो रहे होते हैं। पहले ये होता था 40 के बाद, अब ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। ऑफ कोर्स इसमें हमारी डाइट में वो चीज़ें ही नहीं हैं। हम लोग फास्ट फूड खा के और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीड फूड का इंटेक हमारा इतना बढ़ गया है, जिसमें वो हमारे सारे नेचुरली जो हमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हमारे फूड में होते थे, वो हम अपनी बॉडी में इंटेक ही नहीं कर पाते। तो हमारी तमाम इनएडिक्वेट अमाउंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद अब हमारी बॉडी को इनएडिक्वेट सारी अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होगा, जिसकी वजह से वो सारे सिम्टम्स देते हैं, वो फिर हमें परेशान करते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह जाने अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही हो रहा है। इसमें प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत आम है, और ये बहुत इंक्रीज भी हो रही है प्रॉब्लम आजकल के, बहुत तेजी से इंक्रीज। हर घर में 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में ग्रे हेयर देखे गए हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक तो जेनेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है, एक बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, ये भी हो सकता है। मेडिकल कंडीशन मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी ही होता है ज़्यादातर। अच्छा, 2005 की स्टडी की गई थी, जिसके हिसाब से विटामिन B12, विटामिन D3, कॉपर का कनेक्शन हमारे ग्रे हेयर के साथ पाया गया था कि विटामिन B12, विटामिन D3 और कॉपर, ये तीनों चीज़ें हमारे ग्रे की कमी की वजह से हमारा ग्रे हेयर बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में नज़र आने लग जाता है। तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हेयर पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है ऑफ कोर्स। फिर लेकिन अगर हमारे एडिक्वेट अमाउंट या रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाएं, तो तमाम तो ये इस न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से जो होने वाले ग्रे हेयर्स है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में, और अगर आप छोटी उम्र में हैं, और अगर तमाम ये विटामिन B12, विटामिन D3 और कॉपर तमाम अच्छी मिकदार में आप इंक्रीजिंग सोर्स के साथ आप अपनी इनटेक अच्छी करेंगे, तो ऑफकोर्स इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है और आपके ग्रे से ब्लैक हेयर्स हो सकते हैं, हो जाते हैं। अच्छा, द विटामिन B12 का इंटेक बढ़ाने के लिए आपको फर्मेंटेड फूड और रूट्स वेजिटेबल जो है इजी ऑप्शन है कि आप ये फर्मेंटेड फूड है, रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप सैलेड के तौर पे आपको लीफी वेजिटेबल्स या वो सलाद पत्ता, ये सारी जो होती हैं कुछ ऐसी जो
हम इसको बस धो के काट के सैलेड, जब भी तो कहते हैं सैलेड इज रियली रिच इन फूड, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सैलेड से। हमारे ये समझ में डेली इनटेक में हमारा सैलेड होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके साथ हम कॉपर को भी इजीली इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम स्टोर और अपना जो पानी पीते हैं, अगर हम इसको कॉपर वेजल्स में इस वाटर को स्टोर करें और फिर कॉपर वेजल्स यूज़ करें, तो भी हमारा कॉपर का इंटेक अच्छा हो सकता है। अच्छा, बट एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉपर ऑफ कोर्स कैन बी हार्मफुल। एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की इंटेक, और कॉपर की तो इंटेक हार्मफुल भी होती है। ध्यान रहे बस कि अगर आप फॉर सपोज कॉपर के वाजस में पानी पीना पसंद कर रहे हैं, तो ये कम से कम ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे इज मोर देन इनफ, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज आप ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। नंबर 7 सिम्टम्स है नाइट मेयर्स एंड वियर ड्रीम्स। आप कहेंगे इसका क्या ताल्लुक है नाइट मेयर्स का और वियर ड्रीम्स का माइक्रोन्यूट्रिएंट से, लेकिन इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपकी रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B1, जो कि अभी पहले मैंने आपको बताया भी था, थायमाइन कहलाता है विटामिन B1, उसका लेवल कम हो। विटामिन B1 हमारी ब्रेन फंक्शनिंग और नर्व सिग्नलिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये विटामिन इसका ब्रेन फंक्शन और एटीट्यूड पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। विटामिन थायमाइन, विटामिन B1 का बहुत गहरा असर होता है कि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग पे, हमारे एटीट्यूड पे। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो ऑफ कोर्स हमें ही नाइट मेयर्स, वियर ड्रीम्स और हमारा एटीट्यूड भी बहुत चेंज होने लगता है। इट्स आल्सो कॉल्ड मॉरल विटामिन, इसलिए मोरल विटामिन, सॉरी, इट्स आल्सो कॉल्ड मोरल विटामिन भी कहना है, इसीलिए इसको मोरल विटामिन भी कहते हैं। बॉडी में थायमिन लेवल अक्सर वाइट फ्लोर, वाइट शुगर या प्रोसीड फूड की वजह से ड्रॉप होते हैं। अब इसका इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पे दिखाई देता है। इनडायरेक्टली आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस को इन्हांस करता है और ड्रीम पैटर्न को भी इफेक्ट करता है। ईजीएस्ट वे टू गुड बाय इज अवॉइड ईटिंग प्रोसीड फूड। सिंपल इसका इजीएस्ट वे है कि आप प्रोसीड फूड से बहुत दूर हो जाए, उसको गुड बाय कहते हैं टोटली। अच्छा, सनफ्लावर सीड, कॉर्न, दही भी थायमाइन के रिच सोर्स होते हैं। अगर आप सनफ्लावर सीड, कॉर्न, दही का भी डेली बेसिस पे यूज़ करें, तो इसमें तो थायमाइन लेवल आपका इंक्रीज हो सकता है, और फिर आप नाइट मेयर्स और वेयर ड्रीम तमाम चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, नंबर 8 इज नेल्स हेल्थ। नील हेल्थ के बारे में बात करें, नील हेल्थ भी हमारे ओवरऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में वैल्यूएबल साइन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके अपीयरेंस एंड कंडीशन से आपकी बॉडी किस न्यूट्रिएंट की डिमांड कर रही है ये पता चल सकता है। कैसे कि अगर ब्रिटल और स्पून शेप नेल्स होते हैं ना हमारे, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारी आयरन डिफिशिएंसी है। अगर आपने कभी नेल्स को देखा हो कि एक ब्रिटल से और स्पून लाइक हो जाते हैं, तो उसमें ये आयरन डिफिशिएंसी है, इसका ये सबसे बड़ा सिम्टम है। अगर आपके नेल्स पर वाइट स्पॉट भी आते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, तो उसमें जिंक डेफिशिएंसी की तरफ साइन होता है कि जिंक डेफिशिएंसी का सिग्नल है ये। नॉर्मली नेल्स तो पिंकिश कलर के होते हैं और होने चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन की जब अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो उस वजह से उनका कलर वाइटिश भी हो सकता है। ऑफ कोर्स फिर वो पिंकिश तो नहीं रहेंगे। तो जिंक इनटेक को कैसे इंक्रीज करें, या आयरन और होमोग्लोबिन की बात की जाए, तो सबसे इजीएस्ट वे है कि सबसे इजीएस्ट वे ये होता है कि कुक योर फूड इन कास्ट आयरन वाजस। तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा। एक तो हमें एक आयरन वाजस में कुक करना चाहिए, और वो तमाम जिसमें हमारा रिच अमाउंट ऑफ आयरन एंड जिंक मौजूद हो, तमाम इनटेक हो भी करना चाहिए। और इसके साथ साथ आयरन वेजल्स का भी यूज़ करें, तो ये बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नंबर 9 सिम्टम्स की बात की जाए, तो ये कोल्ड हैंड भी इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की तरफ इशारा होता है। अगर आप एक वार्म वेदर है और कंफर्टेबल रूम है में भी आपके हाथ जो होते हैं वो कोल्ड हो रहे हैं, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आयरन डिफिशिएंसी है आपको। आयरन ऑफ कोर्स इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ होमोग्लोबिन एंड प्रोटीन इन
रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। प्रोटीन जो होता है रेड ब्लड सेल्स में वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे बॉडी ऑफ कोर्स एक्सट्रीम के बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट मींस हैंड फीट वहाँ पे कोल्ड फील होगा आपको बगैर किसी वजह के वार्म एंड कंफर्टेबल रूम में भी। अच्छा, इनमें हम आयरन रिच फूड ऑफ कोर्स इसमें आयरन होता है उसको हमारी हेल्पफुल होगी। और जैसे फूड सपोज अगर हम बात करें रिच फूड तो चिया सीड्स हैं, डेट्स हैं, स्पेनिश हैं, एनिमल सोर्स में लिवर है, बीफ है, एंड फेनुग्रीक मतलब मेथी है। मेथी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसका मेरे ख्याल से अब तो यूज़ बहुत ही कम हो गया है, लेकिन बहुत कहते हैं कि एक लिवर का नेमो बदल होता है मेथी। और ब्राउन राइस, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रिच अमाउंट में आयरन मौजूद होता है। इससे पहले भी हमने आयरन की नर्स पे बात की थी, तो उसमें आपकी बात की थी कि जिंक की कमी हो सकती है, विटामिन और उसमें आयरन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके नर्व्स की शेप तक बिगड़ जाती है। अच्छा, नंबर 10 इसका सिम्टम्स ये होता है नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ सब कुछ हो रहा होता है और हमें पता नहीं होता, तो इसके लिए हम इस सिम्टम्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये बात पता हो। ये सिम्टम्स अगर आपको तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी है और आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है कि आप इसको इनटेक करके इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकें। क्रैक ऑन माउथ कॉर्नर्स, क्या आपके माउथ के कॉर्नर कभी स्प्लिट या क्रैक हैं हो जाते हैं? इट कैन बी ऑफ कोर्स हार्टफुल एंड ब्लीड समटाइम्स, तो ब्लीड भी होने लग जाते हैं। अब 25% तो ये साइन होता है कि विटामिन बी एंड आयरन की इनसफिशिएंट इनटेक जो है आपकी बॉडी में है, जिसकी वजह से ये है। और विटामिन B1 टू विटामिन B2 एंड विटामिन B6 का इंटेक बढ़ाने के लिए हम लेग्यूम्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टार्च वेजिटेबल्स, नट, सीड इंटेक हमारी डाइट में होना चाहिए। ये तमाम जो सिम्टम्स और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज के बारे में इशारा करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज की तरफ इशारा है। और इसका आप अपने अपने तौर पे अपने आप को जज करें कि आप कहाँ तक न्यूट्रिशन डिफिशिएंसीज का शिकार है और आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। बेहतर ये है कि अगर फॉर सपोज अगर आपको खुद से नहीं इतना पता तो आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आप में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। लेकिन सबको सेम न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती, ये बात भी बहुत ज़रूरी होती है कि सबको सेम न्यूट्रिशन नहीं दी जा सकती और ना ही सबको सेम इलाज की ज़रूरत होती है। इसलिए न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम एक वन साइड एडवाइस नहीं कर सकते हम इसको कि एक ही हम तरीका, एक ही हम नुस्खा सबको दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स इसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं जिसपे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उनको देखते हुए हम लोग फिर डॉक्टर्स जो है रेकमेंड करते हैं। एक ही चीज़ हम सबको नहीं कह सकते कि आपको बस यही खाना है और आपका यही ज़रूरत है। ऐसा भी होता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स के इंटेक के बावजूद भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। आपकी गट हेल्थ जो है, आपका जो इंटेस्टाइन है वो उन न्यूट्रिएंट्स को जो आप इंटेक कर तो रहे हो लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे। इसके लिए जैसे आपको पहले भी मैंने इसको बताया था, अपनी फाइबर, प्रोबायोटिक्स तमाम इंटेक, लीबी वेजिटेबल्स, ये तमाम का इंटेक आप अच्छा करें और उससे अपनी अपनी गट हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हैं। और उसके लिए आप अपनी गट हेल्थ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हम इंटेक तो कर रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए भी एक कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का इंटेक जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ये भी है कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन, उसकी कैपेसिटी, उस जो हमने कंज्यूम की गई है वो भी अब हमारी बॉडी में मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, हाउ डू वी डू डैट? लेकिन इससे पहले कि हमारी कंजप्शन अच्छी हो,
अगर हमारी कंजप्शन ही अच्छी नहीं है तो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी। लेकिन अगर हम कंज्यूम भी कर रहे हैं उसके बाद भी एब्जॉर्प्शन नहीं उसकी हो रही, तो हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए कंजप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये बात करें, अगर इसका अगर हम हाउ टू इजली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। सो द पेयर कैल्शियम रिच फूड विद विटामिन डी रिच फूड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि प्लांट सोर्सेज से मिलने वाला आयरन जो होता है वो नॉर्मली बॉडी में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है बॉडी में। तो प्लांट सोर्सेज से मिलने वाला जो आयरन होता है आप उसका इंटेक जो है आयरन की सूरत में वो इंटेक करें तो वो आराम से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। अच्छा, पेयर आयरन रिच फूड विद विटामिन सी रिच फूड। नंबर 2, इसका क्या, इसमें ये है कि आयरन को विटामिन सी के साथ इंटेक करने से आयरन इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर तो आप सिर्फ आयरन ले रहे हो, विटामिन सी की आप में कमी है, तो ऑफ कोर्स फिर वो, जैसे मैंने बात की कि विटामिन डी विटामिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, उसी तरह एक आयरन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी एक विटामिन सी के साथ होती है। ये एक इसका रिलेशन है। अगर तो आप आयरन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ विटामिन सी भी आपको इंटेक करना चाहिए, जिससे आपका आयरन इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर आपको इसकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 3, प्योर कैल्शियम रिच फूड विद विटामिन डी। ये वाली बात कि आप जब भी कैल्शियम का इंटेक करें, कंज्यूम करें, तो उसके साथ साथ विटामिन डी का भी इंटेक होना जरूरी है। नंबर 4, ले रहे हो, फर्मेंटेड फूड है, प्रोबायोटिक फूड है, जो कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इन द डाइट, कि आप इस चीज को भी देखें कि अगर आपकी गट हेल्थ के लिए जो चीज अच्छी नहीं है आप उस चीज को फिर प्रायोरिटी मत दें। बट प्रोबायोटिक फूड और फाइबर्स और ये तमाम फर्मेंटेड फूड, ये सब तमाम चीजें जो होती हैं बेनिफिशियल होती हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। Number prioritize healthy gut and cooking techniques. Yes, number last one, cooking technique भी and food absorption के लिए बहुत important होता है। Means के एक highly steamed vegetable retain more nutrients compared to our over cooking them। अगर तो हम ओवर कुकिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती कि जितना हम उसको स्टीम कर दें या फिर हम उसको सोक कर दें। मीन्स कि अगर हमारी लेग्यूम्स ग्रेन्स हैं तो हम उसको सोक कर दें या स्प्रॉट कर दें, तो वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो उसमें होती है वो इंक्रीज हो जाती है बनिस्बत इसके कि हम ओवर कुक करके खाना पकाएं और फिर खाएं। तो उसमें ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं रह पाता इतना जब हम उसको ओवर कुक कर देते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कुकिंग टेक्निक्स ऐसी हों जिसमें हमारे बहुत ओवर कुक करके ना पकाएं, हम उसको स्टीम कर सकते हैं, हम उसको सोक कर सकते हैं ओवरनाइट और उसको सिंपल फिर हम उसको कुक कर दें, ना कि ओवर कुक करें। तो इससे हमारी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन इट्स ओवरऑल माय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉपिक। इसमें कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो इसमें तमाम कंक्लूड करके जो सब हमने न्यूट्रिशन बात की, उसके बाद न्यूट्रिशन की टाइप्स की बात की, विटामिन मिनरल्स की भी टाइप्स की बात की है, उसके बाद वो कौन सा फूड्स है जो हमें कौन से विटामिन देता है और वो उसके सिम्टम्स भी क्या होते हैं जिनकी कमी की वजह से हम तकलीफ में आते हैं या हमें वो परेशान कर रहे होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो भी हमने डिस्कस किया, वो कौन कौन से जो फूड थे जिनका इंटेक था, एक स्ट्रैटेजीज थी कि हमें किसके साथ कौन सा फूड विटामिन लेना चाहिए जिसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो और हमारे गट हेल्थ में भी वो अगर हमारा अच्छा नहीं कर रहा, हम इंटेक कर रहे हैं फिर भी हमारी प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन एरिया, हमने इसकी भी बात की। इन द एंड अब हम कंक्लूजन की तरफ आए तो सबसे पहले कंक्लूड हम इस तरह ही करेंगे कि मस्ट ईट एनी सीजनल फ्रूट एटलीस्ट वंस। कोई भी सीजनल फ्रूट हमें एटलीस्ट वंस वीक में एक बार ज़रूर खाना चाहिए या ट्वाइस आ डे।
फ्रूट कंटेन प्लेंटी ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन, जो फ्रूट्स में मिनरल्स और वाइटामिन भरपूर होता है। नंबर 2, वेजिटेबल्स, must add any seasonal vegetables. Seasonal fruit vegetables is really useful and beneficial for our health. हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ जाएं to our food at a very twice a day. Minerals and vitamins are also present in abundance in vegetables. Minerals और vitamins भरपूर presence होते हैं, कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे हमें ये इसका इंटेक रखना चाहिए। नंबर 3, अगर हम इस बावजूद कि हमारी डिफिशियंसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में खाने से पूरी नहीं हो रही, हम खा रहे हैं सब कुछ फिर भी हमारी नहीं होती इन द एंड, फिर हम उसमें मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स प्रीमियम क्वालिटी में एक उसमें हम फिर उसका इंटेक करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, डॉक्टर एडवाइस करता है। इन द एंड फिर इसका यही हल रह जाता है कि फिर हम सप्लीमेंट लें, क्योंकि हमें मल्टी वाइटामिन, हमें वाइटामिन और मिनरल्स कंप्लीट मिकदार में चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी से हम ये खुद नहीं बनाती हमारी बॉडी ऑफ कोर्स, तो हमें इसका इंटेक ज़रूरी होता है। हमारा इसमें कि हम इसको इंटेक करेंगे तो फिर हमारी बॉडी में वर्क करेगी, और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि जल्दी एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है, ज़्यादा देर तक भी नहीं रह पाती, तो उसके लिए डेली बेसिस पे मल्टी वाइटामिन और वाइटामिन और मिनरल्स का इंटेक हमारे डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी होता है। ओवरऑल मेरा एक टॉपिक रहा और उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ जितना भी कुछ इसमें स्ट्रेटजीज थी, तमाम चीज़ें जो मैंने ओवरऑल मैंने कवर की, और आई होप सो कि आपको मेरा टॉपिक और मेरा तमाम एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर तो कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो ऑफकोर्स इससे रिलेट तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। दो दो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दी, एएसकेएफ ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एएसकेएफ की कि उन्होंने मुझे सीखने का भी मौका दिया, मुझे प्रेजेंटेशन देने का भी मौका दिया, और मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रेजेंटेशन दी, और होप सो कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।